हर हर महादेव। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसा कि आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले पे देखा होगा। एनजीओ क्या क्या करती है, क्या करती है समाज में, और क्या नहीं करती है, और क्यों करती है, इन सब सारे चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, ब्रिज बकासी एजुकेशन में। चलिए अभी मैं बात करता हूं एक एनजीओ के बारे में। क्यों है, किस लिए है, क्या आपके लिए सहयोग करती है, ये इसका पर्पज है। तो मैं बात करता हूं श्री एस एम राम शकुंतलम सेवा समिति, जो कि एनजीओ है। वो आपके लिए शिक्षा, हेल्थ, साथ ही साथ स्किल, गवर्नमेंट की जितनी भी ट्रेनिंग है उसके ऊपर, और बेरोजगारी के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, साथ ही साथ इन तमाम चीजों पे स्वास्थ्य एवं रोजगार, पर्यावरण और सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, कृषि एवं ग्रामीण विकास एवं सामाजिक न्याय एवं सहायता पे कार्य करती है। साथ ही साथ एक बड़ा ही इम्पैक्ट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जनता दरबार। इसके ऊपर भी संस्था कार्य कर रही है, बहुत ही अच्छे से कार्य कर रही है। आपको दिख रहा होगा, जनता दरबार का मतलब है कि जनता से कनेक्ट होना, जनता की समस्याओं के साथ। बहरहाल मैं अभी बात करता हूं इसके ऊपर। तो इसके ऊपर बात करता हूं शिक्षा के ऊपर। पहले शिक्षा एवं कौशल विकास के ऊपर बात करेंगे। तो उससे बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शिक्षा और कौशल विकास जो है वो एक ही है। शिक्षा वो चीजें होती हैं जो हम किताबी ज्ञान को लेते हैं। कौशल विकास का मतलब होता है स्किल, आपसे रिलेटेड आपको बहुत सारी ऐसी स्किल आती हो, जो ट्रेनिंग आपने ले रखा हो, उससे आप रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका ट्रेनिंग जो है अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंपनियां कराती हैं, सरकार की कुछ ब्रांचेस कराती हैं, वो आपको कौशल विकास के अंतर्गत आती है। जैसे मैं आपको फ्री कोचिंग क्लासेस कौन कराता है? फ्री कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट भी कराती है, प्राइवेट संस्थाएं भी कुछ कराती हैं, और कुछ एनजीओ भी कराती हैं। कुछ सीएसआर फंडिंग के द्वारा होती हैं, कुछ जो आपकी होती हैं वो गवर्नमेंट की फंडिंग के द्वारा होती हैं, कुछ जो होती हैं एनजीओ अपने फंडिंग के द्वारा करती हैं, कुछ जो कोचिंगें होती हैं वो अपनी 100 बच्चों में से 10 बच्चों को फ्री में अपने से पढ़ाती हैं। तो ये फ्री कोचिंग की बात रही। अब बात करते हैं कंप्यूटर प्रशिक्षण। तो कंप्यूटर प्रशिक्षण भी हमारा इसी टारगेट के ऊपर होता है। कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसे कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ एनजीओ होते हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं, कुछ फाउंडेशन होते हैं, कुछ ट्रस्ट होते हैं, कुछ सोसाइटी होती है, कुछ सेक्शन 8 कंपनीज होते हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर बेस में स्किल को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, उस पे अपना फ्री में क्लास कराते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके, या फिर इंडिविजुअली भी। डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है, डिजिटल लिटरेसी का मतलब आप अत्याधुनिक चीजों के बारे में जाने, जैसे कि आप एप्लीकेशन के बारे में जाने, वेब के बारे में जाने, ब्राउजर के बारे में जाने, चैट जीपीटी के बारे में जाने। मतलब एक तरह से आपको शिक्षा डिजिटल तरीके से आपको कैसे मिल रही है, और किस प्रकार से लोगों को हेल्प कर सकते हैं डिजिटली। मतलब कागजी कार्यवाही इसमें थोड़ा कम होती है, इसमें डिजिटल चीजें ज्यादा होती हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल लिटरेसी। मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए डिजिटल लिटरेसी के बारे में। स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है कि स्पोकन इंग्लिश में आपको इंग्लिश बोलना, आपको इंग्लिश टोन्स बोलना, आपको फ्रेजेस बोलना, आपको टेंसेस के बारे में जानकारी होना, किसी व्यक्ति के ज्ञान को आप इंग्लिश में अपने यहाँ से ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में ही जवाब दे पाएंगे। आप थोड़ा सा पढ़े लिखे के कैटेगरी में आ जाएंगे, जैसा कि इंडिया की सोच बनी हुई है कि इंग्लिश आएगा तभी सब कुछ आएगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि इंग्लिश केवल आना ही आपको सब कुछ नहीं आता है, इंग्लिश के बाद भी आपको सारी चीजें आनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको कमाने नहीं आएगा, आपको कोई बिजनेस करने नहीं आएगा, आप केवल इंग्लिश बोल लेंगे, तो उससे क्या आप बहुत बड़े महान साइंटिस्ट, बहुत बड़े विद्वान नहीं बन जाएंगे। वो स्पोकन इंग्लिश सीखने से नहीं होता है। स्पोकन इंग्लिश सिखाया जाता है सरकार के पर्पज से, शिक्षा एवं कौशल विकास के पर्पज से, ताकि आपको सब कुछ आते हुए, आपको अपना बिजनेस आते हुए, आपको अपना शिक्षा ग्रहण करते हुए, आपको बहुत सारी चीजों को आप जान रहे हैं, आप कहीं एम्प्लॉयड हैं, उन सब चीजों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराया जाता है।
कैरियर गाइडेंस क्या होती है इसमें? कैरियर गाइडेंस का मतलब होता है भैया आपको किस में जाना है, आपको अभी मान लीजिए आप हाई स्कूल में हैं तो आपका आगे का फ्यूचर क्या होगा, तो आप जैसे 9th से ही अगर फ्यूचर डिसाइड करना है तो 9th से ही फ्यूचर डिसाइड होता है। आपको बायोलॉजी लेना है, आपको फिजिक्स लेना आगे, आपको मैथ्स लेना आगे, या आपको कंप्यूटर से जाना है, या फिर आपको कॉमर्स से जाना है, इन सब सारी चीजें आपकी प्रिपेयर 9 के बाद से ही शुरू हो जाती हैं। उसी को कैरियर गाइडेंस कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे कोई बच्चा मैथ से इंटर पास हो गया तो अब उसके लिए ऑप्शन क्या क्या बचते हैं? उसके लिए ऑप्शन ये बचता है कि भैया आप इंजीनियरिंग कर लो, या तो आप डिप्लोमा कर लो, या आईटीआई कर लो, या आईआईटी निकाल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इंजीनियरिंग के फील्ड में ज्यादा सेफ रहोगे, क्योंकि मैथ वहीं पे आज के समय में मैथ और बायोलॉजी दोनों साथ में पढ़ा जा सकता है, बशर्ते वो बच्चा उस तरह से होना चाहिए। तो मैथ और साइंस दोनों ले सकता है। तो फ्यूचर क्या है कि भाई अगर वो चाहे तो एमबीबीएस भी कर सकता है, नीट निकाल के, जेई निकाल के अपना यहाँ पे आईआईटी भी कर सकता है। तो इस तरह से कैरियर गाइडेंस होती है। अब अगर कोई बच्चा कहे कि सर मुझे तो कॉमर्स से पढ़ना है तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छा जाएगा, तो इस तरह से। अब कोई बच्चा कहे मुझे कुछ भी मिल जाए मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा आईटी सेक्टर में हाथ अपना लूंगा, कुछ भी करने के बाद मैं रील बनाना शुरू कर दूंगा, वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, वीडियो एडिटर बन जाऊंगा, ये आईटी सेक्टर में मैं काम कर लूँ। ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो आजकल ऐसे भी काम कर ले रहे हैं, सीख रहे हैं अच्छे से। तो ये भी हैं उसमें से। अब बात करते हैं आगे। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा श्री एस एम राम शकुंतलम सेवा समिति है, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान एवं सामाजिक सेवा के माध्यम से राष्ट्र विनिर्माण राष्ट्र निर्माण में योगदान करता है। सेवा ही धर्म है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। माधव सेवा जिसको आप हम लोग कहते हैं कि वो माधव सेवा कौन है? कृष्ण को ही हम लोग माधव कहते हैं। तो उनकी सेवा है। जैसा कि ब्रिजवा काशी का अर्थ भी आप समझेंगे, तो ब्रिजवा काशी एजुकेशन जो है वो काशी में आपका वृंदावन को लाना, या काशी में आपके कहां को लाना, ठीक है, काशी में ही सारा धाम आपको यहीं पे लाना, इसलिए, या ब्रज को लाना काशी में, ये आपकी संस्था का ध्येय ही है। तो इस तरह से अब चलिए बात करते हैं महिला एवं बाल विकास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। आज के समय में बहुत अच्छा ट्रेंडिंग चल रहा है, भैया बेटी को सेव करो, मतलब जो बेटियां आ रही हैं उनको सेव कर लीजिए, उसके साथ साथ उनको पढ़ाइए अच्छे से। पढ़ाने में ज्यादा आपको खर्चा भी नहीं करना है, सरकार आपको सहयोग कर रही है। जैसे ही बेटी पैदा हो रही है सरकार 5 से 7 हजार 10 हजार कुछ दे भी रही है अनुदान। इसका एग्जैक्ट क्लियर मुझे पैमाना नहीं पता, लेकिन दे तो रही है सरकार। इस तरह से सारी चीजें आपको मिल रही हैं। महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करती है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि नारियों को जो हक होता है वो नहीं मिल पाता है, उनके सशक्तिकरण को एकजुट बना के, एक संगठन बना के उसके ऊपर काम करती है ये संस्था। सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी के ऊपर भी काम करती है। एसएचजी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। जैसे आप अपने ग्राम पंचायत में रहते हैं, सदस्य आपके, जैसे कि इस समय सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हर गांव पंचायत में आपका एक चल रहा है, क्या चल रहा है, संगठन चल रहा है। उसमें महिलाएं क्या करती हैं, 10-10 20-20 रुपए अपना लाती हैं, जमा करती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, वो जब उनको चाहिए तो 10-20 हजार 50 हजार एक बार में उठा लेती हैं वहां से। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है, ये हर गांव जो होते हैं, हर गांव में एक पंचायत भवन होता है, वहीं पे सारी चीजें इसको ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और सरकार इसमें पूरा पूरा सहयोग कर रही है इसमें। अब जैसे मान लीजिए कोई योजना ही सरकार की आ गई, उस योजना में अगर किसी पूरे गांव में फैलाना है तो बस वो सरपंच के पास जाएगा, ग्राम पंचायत के पास, वो सारे गांव में सर्कुलेट हो जाएंगी योजना धड़ाधड़ 2 मिनट के अंदर। पोषण जागरूकता क्या होती है? पोषण में बच्चों को पोषण सही ढंग से नहीं मिल पाता है। हमारे जो जो कुपोषित बच्चे होते हैं, जो कि जो प्राइमरी में पढ़ने जाते हैं, उनको ढंग का खाना नहीं मिल पाता, ढंग का भोजन नहीं मिल पाता, उन सब सारे चीजों के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे काम होता है। बाल कल्याण कार्यक्रम, बाल कल्याण कार्यक्रम में जो भी बच्चों से रिलेटेड स्कूलिंग, टीचिंग, जो गरीब गरीब बच्चे होते हैं उनको स्कूल में दाखिल कराना, अगर सरकारी स्कूल आसपास नहीं है तो प्राइवेट स्कूल में भी दाखिल कराना, और उनको शिक्षा फ्री में दिलाना। अब देखिए स्वास्थ्य एवं जन कल्याण के ऊपर बात करते हैं। इन सब सारे चीजों का निचोड़ बताने के बाद मैं आपको ओवरव्यू करूंगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं इस समय और क्या नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारा ये जनता दरबार जो आ रहा है सामने। ये जनता दरबार क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सारी चीजें हर संभवतः हर जगह अच्छे से प्रयासरत नहीं हो पा रही हैं, या कार्यरत नहीं हो पा रही हैं, या सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। इसमें जो कमियां हैं, जो बग हैं, जो इसमें त्रुटियां हैं, उन सब सारी चीजों के ऊपर विस्तार से विचार करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। अभी मैं कहा था,
आपको महिला एवं बाल विकास के ऊपर था। अब मैं स्वास्थ्य एवं जन कल्याण के ऊपर आता हूँ। स्वास्थ्य एवं जन कल्याण के ऊपर स्वास्थ्य शिविर, जैसे कि अभी टीबी का चल रहा है, तो टीबी के लिए भी हमारी संस्था, जो हमारे इंटर्नशिप चलते हैं बच्चों के, हमारे एनजीओ के, वो इंटर्नशिप के ऊपर बच्चे जैसे डी फार्मा, बी फार्मा, जी एनएम, ए एनएम जो भी है, हर बच्चों को हमारे यहाँ इंटर्नशिप अगर जिनको भी करना है वो जुड़ के कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल यहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि आपके केवल फॉर्म के चार्ज होते हैं। बाकी आप उसको एनजीओ में अपना सदस्यता शुल्क जमा करके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्वास्थ्य शिविर में। उसके साथ आयुष्मान भारत जागरूकता में आप मिशन में जागरूकता में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि आयुष्मान में कितने गरीबों को हमने आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, किनका नहीं बना, कौन गरीब है एक्चुअल में उनका नहीं बना, उनका वेरिफिकेशन करना, उनके डोर टू डोर जाके सारी चीजों को, उनका रिम्बर्स नहीं हो पा रहा, वो बीमार है, उनका उनका पैसा नहीं आ पा रहा, वो उन सब सारी चीजों पे रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर का मतलब हर आदमी, हर वो वयस्क आदमी रक्तदान कर सकता है 18 साल के ऊपर, जो स्वस्थ अपने आप में है, जिन्होंने कभी टैटू वैटू नहीं बनाया अपने शरीर पे, वो हमेशा रक्तदान करने के लिए एग्री है। बस उसका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, उसको कोई रोग विरोध रोग प्रतिरोधक चीजें उससे दूर रहें, तो वो अपना कर सकता है डोनेट। टीकाकरण जागरूकता में, टीकाकरण बहुत सारी टीकाकरण होते हैं हमारे भारत में, उन सब सारे टीकाकरणों में हम पार्टिसिपेट करते हैं, कराते हैं लोगों को। योग एवं मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी हम काम करते हैं। योग और मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है ध्यान करना, प्राणायाम करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि वेल्थ, जो आपकी असली वेल्थ है वो हेल्थ ही है। असली वेल्थ आपकी हेल्थ ही है, तो उसको बचा के रखिए। बाकी जो आपकी अर्निंग, जो मतलब जो अर्निंग जो मनी से होती है, उससे ज्यादा पावरफुल आपकी हेल्थ इज वेल्थ ही होती है, उसको आप बचा के रखिए। उसके साथ साथ में हम लोग काम करते हैं रोजगार एवं रोजगार स्वरोजगार के ऊपर। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जैसे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोहार है, लोहार है तो आपको क्या करते हैं हम लोग, पीएम विश्वकर्मा है, सीएम विश्वकर्मा है, गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके तहत आपको लॉग इन कराएंगे, आपको फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट का एक टाइमिंग है, 3 से 6 महीने बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो ट्रेनिंग के बाद आपको ये एक स्किल डेवलपमेंट करा के आपको छोड़ दिया जाता है, और आपको रोजगार के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आप रोजगार करें। रोजगार में क्या ट्रेनिंग दी जाती है भैया, अगर आप अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं तो भी आप रोजगार गवर्नमेंट से जुड़ के ले सकते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है। अगर आप खुद का अपना नहीं लेना चाहते हैं, किसी में काम करना चाहते हैं, तो ये रिजल्ट लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, इसको थमा के वहां पे दिखा के वहां पे आप अपना नौकरी कर सकते हैं। तो स्टार्टअप मार्गदर्शन भी हम लोग करते हैं। स्टार्टअप मार्गदर्शन मतलब जैसे कोई बच्चा इंटर ग्रेजुएशन कुछ भी करके आया, वो आया यूजी पीजी कुछ भी समथिंग कुछ भी करके आया, उसको नौकरी, अब बहुत प्रयास किया नहीं मिला गवर्नमेंट में, अब वो प्राइवेट में भी प्रयास किया उसको नहीं मिला, लेकिन उसका सब कुछ मानसिकता क्या है, बिजनेस को ग्रोथ करने वाला, बिजनेस को चलाने वाला, ओनरशिप वाला, उन सब के अंदर प्रतिभा पहले से दिख रही है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप मार्गदर्शन के जरिए उनका बिजनेस को स्टार्ट कराते हैं। 5 लाख से, 10 लाख से, 25 लाख से, अलग अलग स्कीम है, जैसे सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान, पीएमईजीपी, है ना, उसके साथ ओडीओपी, जिस तरह का उसका बिजनेस उस तरह का उसका स्टार्टअप, पीएमईजीपी के साथ पीएमएफएमई किसानों के लिए, ऐसे बहुत सारी। एमएसएमई जागरूकता, एमएसएमई का मतलब होता है कि भैया हम छोटे से छोटे बिजनेस, माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस जिसको कहते हैं, ठीक है, इस पे जागरूकता देते हैं। छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस जो मीडियम तक आते हैं, 50 लाख, 50 लाख के बाद 5 करोड़ तक का भी एमएसएमई में हम जागरूकता देते हैं कि भैया आपका बिजनेस पहले से है तो उसमें गवर्नमेंट कैसे सब्सिडी दे रही है, 35% सब्सिडी है, कहीं 50% सब्सिडी है। मतलब अगर मान लीजिए 5 लाख का आपने लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया, तो 10 लाख के लोन पे आपको 35% भरना है, नहीं 3.5 लाख नहीं भरना है, ये आपका एमएसएमई जागरूकता के तहत मिल जा रहा है लोन। स्वरोजगार प्रशिक्षण, स्वरोजगार प्रशिक्षण खुद का जो एक प्रशिक्षण खुद के बिजनेस के लिए, अचार पापड़ मुरब्बा जैम जेली ये सब बनाने के लिए, उसके साथ ही साथ आपको जितने भी घरों पे बैठ के बनाने वाली महिलाएं काम करती हैं उनके लिए बिजनेस बहुत ही अच्छा स्वरोजगार प्रशिक्षण बिजनेस होता है। हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग के ऊपर बात करते हैं, तो हस्तशिल्प का मतलब होता है जो हाथों से बनाए जाते हैं बिजनेस, जिसमें जैसे मिट्टी से घड़ा बनाना, ठीक है, उसके साथ साथ जैसे जो सुनार भाई होते हैं वो कानों का गहना बनाते हैं, पैर का गहना बनाते हैं, ये सब सारे चीजों को हाथों से बनाते हैं। गुलाबी मीनाकारी जिसमें कि बड़ी बढ़िया बढ़िया मूर्तियों को बनाते हैं, चांदी से बनाते हैं, उन सब सारे चीजों को ये इसमें हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग में इनको डाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इनको फंडिंग भी की जाती है गवर्नमेंट से, इनको क्या होती है, सपोर्ट भी गवर्नमेंट से किया जाता है बहुत सारी चीजों में। अब बात करते हैं पर्यावरण एवं स्वच्छता के ऊपर, तो हमारी संस्था क्या करती है,
स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी लोगों को जोड़ती है कि भाई आपके घरों के आसपास कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, आपको कैसे गीला कूड़ा अलग फेंकना चाहिए, सूखा कूड़ा अलग फेंकना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल चीजें हैं तो उसको अलग फेंकनी चाहिए, अलग अलग चीजों को अलग अलग फेंकना चाहिए। अगर कोई वो मेडिसिन वाले इक्विपमेंट या मेडिसिन के जो डस्ट है उसको कैसे फेंकना चाहिए, इन सब सारे चीजों को आपको समझाया बताया, ये जागरूकता के तहत दिया जाता है। प्लास्टिक मुक्त अभियान में क्या किया जाता है, हमें ये बताया जाता है हमारी संस्था के द्वारा, आप सबको ये समझाया जाता है कि भाई प्लास्टिक ऐसी चीज है, ये समझो कि ये जमीन पे पड़े पड़े भी नहीं सड़ता है, तो ये बताइए अगर ये जानवरों के पेट में जाएगा या हमारी धरती जहाँ पे फसलें होती हैं या जहाँ पे पानी पीने लायक है वहां अगर ये जाएगा तो वो सारा का सारा दूषित करता हुआ आगे निकल जाएगा, लेकिन फिर भी ये गलेगा नहीं। तो इसके ऊपर बहुत सारी जागरूकता की जो अभियान इस पे कराए जाते हैं। वृक्षारोपण अभियान क्यों कराया जाता है, वृक्षारोपण का मतलब आप ध्यान से देखिएगा, हमारे घरों के आसपास में इतने नवनिर्मित चीजें हो रही हैं इस समय सरकार के द्वारा, जनता के द्वारा, पब्लिक और गवर्नमेंट के द्वारा, कि वहां पे जितने आज से 20 साल 50 साल पहले के जो पेड़ थे या तो हवा में गिर गए या तो सरकार ने उनको कटवा दिया या फिर उसको जनता ने खुद ही काट दिया खेती करने के लिए। इस तरह से किया जाए जो कार्यक्रम कि वो वृक्षों को वहां पे लगाए, अगर 100 पेड़ कटते हैं तो वहां 500 पेड़ लगाए जाएं, इस तरह के कार्यक्रम वृक्षारोपण अभियान के तहत चलाए जाते हैं। जल संरक्षण कार्यक्रम में क्या होता है भाई, आपको सुबह 3 घंटे पानी आते हैं, शाम को 3 घंटे पानी आते हैं, तो बगल वाले के घर के पास क्या होता है, बोरिंग है, वो दिन भर पानी चलाता रहता है, उसके बगल वाले के पास कुआं है, वो दिन भर पानी गिराता रहता है। तो इसका कहने का मतलब है जल संरक्षण को, जल को आप बारिश के पानी को भी कैसे संरक्षित करें, इसमें ये ना देखें कि हमारे पास ज्यादा पैसा है उनके पास कम पैसा है तो हम ज्यादा गिराएं वो कम गिराएं, वो उनका यूज ही ना कर पाए, उनके पास चापाकल है दबाने में दिक्कत होती है तो वो कम पानी निकालते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है। जल संरक्षण का सबको करना चाहिए और जो बारिश का पानी है उसके जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, आपको एक तालाब बनाना चाहिए, तालाब अपने घरों के आसपास बनाइए और घरों के आसपास बनाने के बाद उसमें पानी पानी को कलेक्ट करिए, ताकि जब भी आपको सिंचाई की बारी आए तो आप अपने घरों के ही आसपास के तालाब से उस चीजों को सींच पाएं और अपने फसलों को जिंदा रख पाएं। और इससे मछलियों का पालन भी हो सकता है, इससे आपके पशुओं का भी नहाना धोना हो सकता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं तालाबों को बनाने से। पहले के आज से 100 साल पहले 50 साल पहले लोग क्या करते थे, अपने घरों के आसपास पूरा एक एक जुमटा होता था उनका, जैसे 5-10 परिवार होते थे, वो क्या करते थे, एक खेत होता था सबका सार्वजनिक खेत, अपना मिला दिए उसमें, लोग मिलाने के बाद क्या करते थे, अब उसमें सब अपना अपना खनता हुआ उसको पोखरा बना देता था, कहीं तालाब बना देता था, कहीं छोटे से मतलब कुछ टाइप में वो बनाते थे, जो उसकी मिट्टी निकलती थी उससे वो अपना घर सारे लोग मिलके बना लेते थे। और घर और अपना यहाँ तक कि जो नारी होती थी जो जिसके ऊपर वो खपड़ैल टाइप में जिसको बोलते हैं आज के टाइम में, जो पुराने समय में बनते थे, वो खुद भी अपने हाथों से वो लोग पाथते थे और लोगों को हेल्प करते थे, इस तरह से वो घर बना के रहते थे। इस तरह से दो फायदे होते थे कि पहला फायदा कि भाई जो उसमें पानी कलेक्ट हुआ उसमें मछलियां रह जाती थी और उस मिट्टी का उपयोग घर बनाने में हो जाता था। तो इस तरह से दोनों चीजें बैलेंस हो जाती थी, कहीं अनबैलेंस की चीजें नहीं होती थी, आसपास दूर दराज तक कोई चीजें अनबैलेंस नहीं होती थी, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से होती थी, सारा कुछ सही से होता था। चलिए, ये तो रही हमारी इसके बारे में बात। बात करेंगे विस्तार से इन सब सारी चीजों के ऊपर एक सर्टेन टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे। तो उससे पहले अभी हमारा सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन से के भी ऊपर बात कर लेते हैं। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के ऊपर क्या करते हैं, फायर एंड सेफ्टी के ट्रेनिंग के ऊपर हमारी संस्था क्या करती है, घरों घरों में जा जाके बताती है भैया ऐसा है कि इस समय सब सब जगहों पे पाइपलाइन बिक चुकी है, गैस इतने तेजी से फट रहे हैं, गर्मियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि कुछ भी किया नहीं जा सकता, बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, भैया फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना सीख लीजिए। और आपको बताई जा रही है, हमारी संस्था के द्वारा बताया जा रहा है, और आपको जरूरत है तो आप तीन, कम से कम एक घर में 3 मिनिमम रखना जरूरी है। पहला आपको पहला आपको कहाँ पे, जहां जीने की वायरिंग, जहां आपकी बिजली की वायरिंग है, दूसरा आपका जो जहां पे आप खाना बनता है, तीसरा आपको गेट के पास में आसपास में जहां की कभी भी अगर कुछ भी हो तो गेट से भी उसको लेके, गेट खोल के बाहर की भी चीजों को भी बुताया बुझाया जा सके। तो इस तरह से एक घर में मिनिमम 3 फायर एक्सटिंग्विशर रखने ही है, वो तीनों अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, ए बी सी, है ना, वैसे करके के इन सब सारे तरीके के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो सेफ्टी के पर्पज से होते हैं। अब जैसा मैं बताने जा रहा हूँ कि फायर सेफ्टी जो आपका होता है, हमारी जो संस्था सर्वे करती है उस सर्वे के हिसाब से आपको मिनिमम 3
लेना ही पड़ता है। अगर आप ले लेंगे तो आप सोचिए कि आपने 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की घर को बनवाया है, उसमें आप केवल 3,000, 5,000, 10,000 रुपया नहीं खर्चा कर पा रहे हैं केवल फायर सेफ्टी के ऊपर, तो सोचिए आपका जान कितना कीमती है। उस जान को आप जोखिम में डाल रहे हैं। उस जान के जोखिम के जिम्मेदार भी आप ही हैं। आपके परिवार में अगर 10, 20, 50 लोग रहते हैं, बाय डिफॉल्ट कभी भी कोई चीजें दुर्घटना बता के नहीं आती है। वैसे ही दुर्घटना बता के नहीं आती है जैसे गेस्ट, जैसे मेहमान बता के नहीं आते हैं। तो अब कभी आपदा आती है तो फिर आप उससे निपटने के लिए तैयार कैसे रहेंगे? कोई ऑप्शन आपके पास, कोई विकल्प नहीं है। आपने बहुत अच्छा घर बना दिया, आपने सब कुछ करा दिया, लेकिन आपने फायर का कोई भी उसमें इंतजाम नहीं किया है। तो चलिए, डिजाइन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखिए, इसके बाद मैंने फायर सेफ्टी के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स क्या होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भाई कोई आपदा आती है, कोई जैसे बाढ़ आ गई, कोई कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे क्या होता है जैसे कि आपका ओलावृष्टि हो गई, तो कहीं पे क्या होता है कि आग लग गई, ये सब डिजास्टर। तो कहीं जमीन फट गई, तो कहीं भूकंप आ गया। इन सब सारी चीजों से सीखना हमारी संस्था बताती है किस प्रकार से आप करें कि आप खुद को सेल्फ और लोगों को भी सेफ कर पाए। रोड सेफ रोड पे सेफ्टी अभियान जो चलाए जाते हैं, हेलमेट पहन के चलना, जगह जगह पे हमारे कैंपेन लगा जाते हैं, भैया हेलमेट पहन के चलिए, हेलमेट पहन के चलिए, हेलमेट पहन के चलिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि जब भी आप चलते हैं तो कभी भी दुर्घटना बता के नहीं आती, जैसा मैंने पहले बताया। उसके साथ साथ जो 4 व्हीलर वाले होते हैं उन लोगों को भी अपना बेल्ट, सीट बेल्ट लगा के चले। प्लस अपने गाड़ी का मेंटेनेंस आप समय समय पे कराएं। गाड़ी धुआं नहीं देनी चाहिए। लॉन्ग रूट पे अगर आप चलते हैं तो गाड़ी को मेंटेनेंस करके चले, अपने बाएं साइड से चले, अपने रोड सिंबल का प्रयोग देखते हुए चले, और अपनी जो रोड पे जो सिंबल मार्क किया हुआ है कि इतनी स्पीड से ही चले, जो रोड की लिमिट है उसके हिसाब से चले। गाड़ियों को ओवर क्रॉस करते समय सारे नियमों का पालन करें। किस प्रकार से, क्योंकि हमारे जो यहाँ भारत में है, किसी को भी लाइसेंस बिना कुछ पढ़े लिखे दे दिया जाता है, अनपढ़ लोगों को भी लाइसेंस दे दिया जाता है। ये सबसे बड़ा घटिया यहाँ का नियम है। यहाँ पे लोगों को कम से कम चलाने नहीं आए अच्छे से, लेकिन फिर भी उनको सेफ्टी रूल और नॉर्म्स जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि जब वो पता होंगे तो उनको चलाना भी अच्छे से आ जाएगा और अपने रूल और रेगुलेशन के साथ वो चलाएंगे। अब अब देखिए, बात करते हैं फर्स्ट एड ट्रेनिंग। फर्स्ट एड ट्रेनिंग में किस प्रकार से किसी को तत्कालिक चोट या कुछ भी घाव या कुछ भी लगता है तो उस टाइम पे कम से कम घरों में आपके बेसिक दर्द की दवा, बुखार की दवा, मलहम, कम से कम एक दर्द जो चोट लगने के बाद उस पर लाल कलर का होता है उसको बांधा जाता है, एक स्क्रैप बैंडेज होता है वो रहना चाहिए, एक डिटॉल होना चाहिए, कुछ रुई होनी चाहिए, कुछ आपके पास एक फर्स्ट एड होना चाहिए। बेसिकली उसको कैसे यूज करना है वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ तक हम लोग करते हैं कि फर्स्ट एड के बाद आपको एक बेसिक सुई और दर्द की सुई, पेन किलर्स भी लगाना आपको आना चाहिए। आपको आपको हार्ट बीट लेना आना चाहिए। आपको क्या है, शुगर मशीन से शुगर जांच करना आना चाहिए। फर्स्ट एड में चीजें आती हैं और ये बेसिकली आपको जानना बहुत जरूरी है। ये तो स्कूलों में भी बताना चाहिए, लोगों को, बच्चों को, सबको बताना चाहिए। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग महिला को भी पता होना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे ये चीजें होती हैं। जब जागरूकता अच्छे से बढ़ेगी तभी लोग अच्छे से आगे हमारे देश में बढ़ पाएंगे। इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि बेसिकली आप कहीं रास्ते पे चल रहे हैं, दुर्घटना हो गई, तो उस टाइम पे इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो होता है वो भी इसी के केस में आता है, सुरक्षा एवं आपदा में। कृषि एवं ग्रामीण विकास में क्या आता है, कृषि और ग्रामीण विकास में क्या आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैसे गाय के जो गोबर होते हैं उसको क्या करना, उसको सड़ा के उसको अच्छे से खाद बनाना, केचुए से उसको खाद बनाना, केचुआ डाल के वर्मी वर्मी कंपोस्ट बनाना। डेयरी एवं पोल्ट्री पोल्ट्री जो ट्रेनिंग है वो देना, जैसे कि दूध कैसे निकाले, दूध कौन से नस्ल का गाय का अच्छा होता है, भैंस का अच्छा होता है, किस प्रकार से पशुओं का पालन करें, किस प्रकार से उनका चारा दें, किस प्रकार से उनका आहार करें कि वो उनका जो दूध है बहुत अच्छा हो। किसान जागरूकता शिविर, किसान जागरूकता में बहुत सारे ऐसे स्कीम गवर्नमेंट के आते रहते हैं जिसमें गवर्नमेंट सरकार जो है वो किसानों को क्या करती है, अच्छा खासा मुनाफा सब्सिडी के रूप में देती है। जैसे ट्रैक्टर निकालने के लिए 50% सब्सिडी देती है, किसान के जितने भी इक्विपमेंट निकालने के लिए 35% सब्सिडी देती है। ये सिर्फ तमाम चीजों पे ग्रामीण विकास कार्यक्रम इस पे बीच बीच में होते रहते हैं। सिंचाई जागरूकता क्या है, कैसे इरिगेशन करें, किस प्रकार से सिंचाई करें कि हमारा पानी वेस्ट ना हो और हमारे साथ साथ हमारी फसलें अच्छे से ग्रोथ करें। सामाजिक न्याय एवं सहायता के ऊपर बात करते हैं। कानूनी जागरूकता शिविर लगाया जाता है। कानूनी जागरूकता शिविर का मतलब होता है, भैया आपको ये नहीं पता है कि पुलिस आपको किस केस में लेके जा रही है, ये पता होना चाहिए आपको कि किस केस में आपको लेके जा रही है। ये पता होना चाहिए कि आपको क्यों
इस चीज का आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं पता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई गवर्नमेंट की योजना है, उसमें आपने उसमें फॉर्म भर दिया, लेकिन उसका लीगल प्रोसेस आपको नहीं पता, वो 1 महीने का प्रोसेस 6 महीने में हो रहा है। आरटीआई उपभोक्ता अधिकार आपके पास पता होना चाहिए। इन सब सारे चीजों के ऊपर काम करते हैं। वरिष्ठ नागरिक सहायता के ऊपर हम लोग काम करते हैं। दिव्यांग सहायता कार्यक्रम के ऊपर भी काम करते हैं। गरीब एवं जरूरतमंद सहायता के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इन सब सारे चीजों के ऊपर जो समस्याएं अल्टीमेट आके बनती हैं, वो जनता जागरूकता को या जनता दरबार को एक सामने ले आके आपको प्रस्तुत करती है। गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सहायता, इंटर्नशिप एवं स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे प्रमुख कार्य ये भी हैं, इसको ध्यान से उन्हीं सब में से छाट के यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। फायर सेफ्टी अवेयरनेस अभियान, आरओ वाटर, स्वच्छ जल जागरूकता, जनता दरबार एवं सामाजिक सहायता कार्यक्रम, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन, युवा रोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जागरूकता अभियान, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, इन सब पे भी काम अच्छे से होता है। अब इन सब कामों को लेके मैंने जितने कार्यक्रम बताए, इन सब कार्यक्रमों में अगर थोड़ी भी असुविधा होती है या फिर आपको असहायता महसूस होती है कि भाई मैं तो असक्षम हूँ, अधिकारी लोग बहुत ज्यादा सक्षम है, वो कार्य नहीं कर रहे हैं, या जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन निकाल के दिए हैं उसके ऊपर क्या कर रही है, जो हमारी जो अधिकारी की एक पूरी टीम है वो उसके ऊपर अच्छे से कार्य नहीं कर रही, रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, या फिर वो अपना क्या कर रहे हैं, रोला जमा के बैठे हुए, नहीं भाई हम करेंगे नहीं, तुम्हारा चेहरा इतना गंदा है, मैं इस स्कीम में तुम्हारा काम ही नहीं करूंगा। तो उस टाइप पे हमारी जनता दरबार जो है वो क्या करती है, भाई हमारा तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना अधिकारी कर रहा है, न सरकार कर रहा है। जब हमारा यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं है तो भाई हमारे लिए सपोर्ट तो हमारी जनता ही है। तो जाके जनता दरबार का निर्माण होता है। और ये जनता दरबार सामाजिक सहायता कार्यक्रम करती रहती है बीच बीच में। हमारा जो संकल्प है, हर घर शिक्षा, हर युवा रोजगार, हर समाज खुशहाल, ये हमारा नारा है। और ये जो जनता दरबार है ये इतना अच्छा काम कर रहा है कि भाई आपको कोई भी समस्या हो, भाई आपको कोई भी समस्या हो, चाहे शिक्षा, चाहे महिला बाल विकास, चाहे स्वास्थ्य, चाहे रोजगार, चाहे पर्यावरण, चाहे सुरक्षा एवं आपदा, चाहे कृषि विज्ञान, सामाजिक कृषि एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं सहायता, इन सब सारे चीजों के ऊपर हमारी संस्था अच्छे से काम करती है जनता दरबार के ऊपर। अगर आपने कहीं कोई भी काम पेंडिंग में पड़ा हुआ आपके इन सब चीजों से है, तो जनता दरबार में आप आइए, अपनी समस्याओं को कहिए। उसका कुछ एक फीस होता है, जो रजिस्ट्रेशन फीस, संस्था में सदस्यता शुल्क है, वो जमा करिए। बहुत ज्यादा फीस नहीं होता है, इतना होता है कि एक गरीब से गरीब आदमी भी दे सकता है, वहां आप दीजिए। उसमें अपनी समस्याओं को इनरोल करिए, अपनी समस्याओं के साथ जो जो अधिकारी आपके साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। और अगर ज्यादा आप चीजों को डीप में बताते हैं तो उसमें साक्ष्य को भी प्रस्तुत करिए। जैसे आप वीडियो बना के रख लीजिए, ऑडियो बना के रख लीजिए अधिकारी का, आप उसके फोटो खींच लीजिए अगर वो गलत काम करता है, या फिर आपको वो बहुत गलत शब्द बोलता है तो उसका ऑडियो वीडियो बना लीजिए। इन सब सारे चीजों के साथ आप संस्था में क्या कर सकते हैं, इनरोल करके अपनी अपनी चीजों को अपनी चीजों को, अपने हक को आप ले सकते हैं। क्योंकि ये सारी जो जनता दरबार के जो वीडियो है, इसमें जनता हावी हो जाती है किसी भी चीज के ऊपर। और ये जो जनता है वो हम हैं, आप हैं और सारे समाज के लोग हैं। जो प्रताड़ित होगा वो जनता दरबार में आएगा। जनता दरबार सीधा सीधा एक ही काम करता है, भाई आप अधिकारी हो अपने घर के हो, भाई आप नेता हो अपने घर के हो, भाई कुछ भी हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संस्था के वो अधिकारी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पुलिस हो, अधिकारी हो, या फिर आप जज हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। बस सिर्फ हमें ये फर्क पड़ता है कि जनता के लिए अगर आप सही काम नहीं कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट भारत सरकार के संविधान में जो चीजें लिखी हैं अगर वो आप सही नहीं कर रहे हैं, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हमारे जनता दरबार से बुरा कोई नहीं होगा। ये आप सब लोगों के लिए है, क्योंकि अल्टीमेट जो सरकार चला रही है उसे सब पता है कि ये सारा काम अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि जनता कुछ नहीं बोल रही है। जब तक जनता कुछ नहीं बोलती है तब तक सरकार मौन रहती है, और सरकार मौन रहती है तो वो संविधान का ही एक तरह से शोषण होता है। और हमारा संविधान उस टाइम पे वीक पड़ जाता है, उस संविधान का हम अवहेलना कर लेते हैं किसी भी चीज के टॉपिक के ऊपर। अब सोचिए, हमारा जो जनता दरबार है वो इसी के ऊपर है कि किस प्रकार से आप अपने हक को लें और अपने हक के लिए लड़ें। इसके ऊपर ये जनता दरबार बनाया गया है। लोग यहाँ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी प्रकार से जुड़ना है जुड़ सकते हैं। और हमारी संस्था पूरा सहयोग करती है, अच्छे से अच्छे अधिकारियों तक इन सब डाटा को भेजती है, जनता में इसका इन्फ्लुएंस करती है, जनता में इसका प्रचार करती है। और विथ संविधान के साथ किसी भी सरकार के जो नियमावली है, जो संविधान के नियमावली, उसको बिना तोड़े, बिना उसका अवहेलना किए, क्योंकि ये जनता का एक अपना हक है, उसके ही प्रति हमारी जनता दरबार कार्य करती है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक यही
विराम की ओर जाता है, उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे एनजीओ में आप किस प्रकार जुड़ सकते हैं। हमारे एनजीओ में जुड़ने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, हमसे किस प्रकार से गेट टू गेट जुड़ सकते हैं, कैसे आप हमसे मीटिंग कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को कह सकते हैं। तो आप सिंपल जाएंगे, वहां पे सर्च ओपन है, फिर भी मैं सर्च कर देता हूं आपके सामने। बस आपको शकुंतलम समिति सर्च कर देना है। शकुंतलम समिति जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा पूरा का पूरा खुल के। ये देख रहे हैं आप सामने, ये खुल के आ चुका है। यहाँ पे लिख के आया है डेडिकेटेड टू अपलिफ्टिंग, ठीक है, ये अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज इन इंडिया। श्री एस एम राम, जिसका फुल नाम है श्री सुखमुखराम शकुंतलम सेवा समिति, इज कमिटेड टू, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी एजुकेशन इनिशिएटिव्स एंड फॉस्टरिंग सोशल वेलफेयर टू एम्पावर। इस तरह से आपकी ये जो संस्था काम करती है, इसको चाहे तो आप गूगल से ट्रांसलेट करके हिंदी में देख सकते हैं। अब सेम चीजें आपको यहाँ दिखेंगी। भारत में वंचित समुदायों के उत्थान के लिए समर्पित श्री सुखमुखराम शकुंतलम सेवा समिति गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक शिक्षा। विकिपीडिया पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आप डालेंगे विकिपीडिया पे ध्यान देना, ये पहुंच जाएगा। दूसरा चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें आप क्या करें, ये संस्था का जो ये दिख रहा है ना, इस पे आप टैप करेंगे तो ये वेबसाइट पे चला जाएगा, श्री एस एम राम शकुंतलम सेवा समिति की वेबसाइट पे। यहां से आप जाके क्या कर सकते हैं, इस पे जाके आप जाने के साथ ही साथ यहां से आप डोनेट पे चले जाएं। डोनेट पे जाने के बाद हमारी संस्था से आप जुड़ सकते हैं। उससे पहले आप हमारे सारे कार्य को यहाँ से देख सकते हैं, और भी कार्य यहाँ पे जुड़े जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ डोनेट अस पे जाने के बाद आप चाहें तो 1 रुपया, चाहे तो 10,000 रुपया, चाहे तो 1 लाख, जितनी आपकी क्षमता। अगर कोई स्टूडेंट है हमारी संस्था से सहयोग करना चाहता है, हमारी संस्था का, या हमारा सहयोग करना चाहता है, या हम लोगों के साथ जुड़ के काम करना चाहता है, तो हमारे साथ वो जुड़ सकता है और अपनी संस्था में क्या कर सकता है, हमारी संस्था में जुड़ के वो सहयोग कर सकता है और अपना साथ साथ लोगों का भी सहयोग कर सकता है वो। तो देखिए, अब जैसे ही डोनेट पे हम लोग गए, यहाँ पे ये हमारा खुल के आ गया डोनेट वाला पोर्शन। अब यहाँ से आप इस पे आके डोनेट कर सकते हैं जो भी आपको करना है। साथ ही साथ ये आप इस पे, ये नंबर लिखा हुआ है, इस पे व्हाट्सएप करके हाय और स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं जो आपने डोनेशन किया है। इस तरह से आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं और हमारी संस्था आपको कॉल बैक करेगी, समझेगी और क्या ही आपकी समस्या उसको भी सुनेगी और उसको फिर पब्लिश करेगी लोगों के बीच में। जनता के रूप में आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर वो चीजें अच्छी होंगी तो उसकी जांच कराई जाएंगी, आपको पूरा का पूरा समर्थन मिलेगा जनता दरबार का, साथ ही साथ अधिकारियों का, और इसके साथ साथ हमारे संविधान जो कि सुप्रीम माना जाता है। चलिए मिलते हैं, इसको ध्यान में आप लोग रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।